Good morning to all of you. I am Rishabh and I welcome you to my channel Knowledge Booster with Rishabh. तो जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेडावल हिस्ट्री का पहला पार्ट। ठीक है, तो आज पहली पार्ट में आपके लिए है सोर्सेस ऑफ मेडावल इंडियन हिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के साथ, मेडावल इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात हम लोग सोर्सेस पे जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी जा कर के, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सोर्सेज ऑफ मेडावल इंडियन हिस्ट्री। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मेडावल पीरियड के बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे जिसमें आपको फुल्ली डिटेल्ड वे में आपको बताया जाएगा मेडावल इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में आपको पूरी तरीक़ा से आपको क्लियर किया जाएगा, जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया ही था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एंसेंट हिस्ट्री से मेडावल हिस्ट्री की तुलना अगर हम लोग करें, ठीक है, तो प्राचीन काल की अपेक्षा जो होता है मध्यकाल में इतिहास रचना पे बहुत अधिक ध्यान दिया गया था। क्योंकि एंशियंट पीरियड में हमारा, क्योंकि एंशियंट पीरियड जो था हमारा, एंशियंट पीरियड में उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं दिया गया था, या उतना ज़्यादा स्रोत नहीं है हमारे पास, उतना ज़्यादा साधन नहीं था जिससे हमको जानकारी मिल सके। सिर्फ और सिर्फ आर्कोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो भी जानकारी मिली है हम लोग को, उस हिसाब से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, या फिर जो भी इंस्क्रिप्शन हो गया या कुछ भी हो गया जो कि डिकोड करने में काफ़ी साल लग गया, तो उसमें हम लोग को उतना जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जब बात आती है मेडाइवल हिस्ट्री की, तो मेडाइवल हिस्ट्री पे हम लोग जब आते हैं तो हम लोग ये बात ज़रूर जानेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में हम लोग को बहुत सारे इतिहासकार आए, उसमें अपने अनुभव का काफ़ी वर्णन किया है अपने रचनाओं के द्वारा, अपने ग्रंथ के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात आपको यहाँ पे है मेडावल इंडिया में ये है कि आपको कोई भी जो बुक है, बहुत कम ही ऐसा बुक है जिसमें आपको अच्छे से वर्णन मिलेगा, मीन्स करेक्टली आपको उसके बारे में बताया जाएगा। मेडाइवल हिस्ट्री में आपको ऑलमोस्ट जितने रचनाएं किए गए हैं सब बादशाहों के द्वारा किया गया है, या बादशाहों के फरमान पे, आदेश पे, जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर मंत्रियों के द्वारा किया गया है, या उन अधिकारियों के द्वारा किया गया है जो कि उनके शासनकाल में थे। तो इसलिए विवरण जो मिलता है हमको, हम लोग को जो भी विवरण मिलता है, तो उस अनुसार हम लोग को ये देखते हैं कि वो एक तरफा है, वो पक्षपात कर रहा है। हर एक जो आपको है, ऑलमोस्ट जितना भी आप बुक्स पढ़ोगे या फिर जो भी आपको मेडाइवल इंडिया के सोर्सेज हैं, ठीक है, सब में पक्षपात जरूर दिखाई देगा आपको। ऑलमोस्ट बहुत कम ही ऐसा बुक है जिसमें आपको ऐसा नहीं होगा। और ये भी बात है कि इसमें एक और दोष है कि इसमें हम लोग को कल्चरल के तरफ कुछ वर्णन नहीं किया गया, क्या कल्चर था, कैसा था, इसके बारे में इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। बताया क्या गया है आपको, मेनली बताया गया है युद्ध के बारे में, उसकी नीति के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या है, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन फिर भी जो जानकारी मिलती है, तो हम लोग को मेडावल हिस्ट्री के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। लेकिन और जब मेडावल पीरियड आया, जब मध्यकालीन इंडिया, आपको भारत का पढ़ाई करते हैं हम लोग को जानते क्या हम लोग कि इस्लामिक कल्चर, हमारा इस्लामिक कल्चर इंडिया में आ चुका है। मेडावल पीरियड से हम लोग देखा जाए तो मेडावल वही 1000 से आपको जाता है, आपको ऑलमोस्ट 1757 तक, 1757 नॉट 1857 तक जाता है आपको, जब आपको आखिरी मुगल शासक का मौत हुआ था या ख़त्म हुआ था। तो वहाँ तक आपको जाता है। तो उसमें ज़्यादातर आपको पूरी तरीक़े से अगर देखोगे आप हिस्ट्री को, मेडावल हिस्ट्री को, तो पूरी तरीक़े से इस्लाम कल्चर पे ये बेस्ड है। और बादशाहों की कथाएं हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ है। इसके बारे में हम लोग को क्या क्या चीज़ से जानकारी मिलती है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैंने आपको बताया कि थ्रू डिफरेंट बुक्स, बहुत सारे बुक लिखे गए, मीन्स आई थिंक सो ऑलमोस्ट मोर देन 200-300 बुक्स वेर रिटन। लेकिन उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा, और आप इतना गारंटी रखिए कि मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीक़े से उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, और उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो कुछ फेमस बुक्स जो हैं उस पीरियड के या उसके ऑथर्स जो हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, पहला बुक हम देखते हैं चचनामा, ठीक है, चाचनामा बुक का नाम है। ये मेनली आपको अरबी भाषा में लिखा गया था, ओके, इट वॉज रिटन अरबी लैंग्वेज। और साथ ही साथ आपको, लेकिन बाद में जा कर के इसको आपको फ़ारसी में अनुवाद कराया गया, फ़ारसी में इसका अनुवाद कराया गया, और वो किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर
कुकी के द्वारा, अबू बकर कुकी के द्वारा किया गया था। इसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। तो मेनली जो इसका मेन राइटर है उसके बारे में नहीं पता है, ओके। लेकिन इसका जो फ़ारसी में अनुवाद किया गया उसके बारे में पता है हम लोग को, वो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी थे। इसमें हम लोग को किसके बारे में जब नसीरुद्दीन कबूचा जो हैं वो आपको इल्तुतमिश के समय के समकालीन हैं। उस समय वो पंजाब के बगल के एरिया में वो रूल करते थे। आपको नसीरुद्दीन कबूचा, उसके समय में ही आपको अबू बकर कुकी के द्वारा ये बुक लिखा गया था, ओके। और इसमें मेनली इस बुक में जो वर्णन किया गया आपको किस तरह से अरबों ने, जब अरब का अटैक हुआ था सिंध पर किस तरह से अरब अटैक किए थे और कैसे जीते थे, इसके बारे में हमको इस बुक से जानकारी मिलती है। मध्यकालीन इतिहास में ये एक प्रमुख जो भी घटना हुई है इसके बारे में ये बुक हमको बताता है। चाचनामा जो है बुक, वो हमको इस चीज़ के बारे में बताता है, जो भी मध्यकालीन इतिहास में जो भी प्रमुख घटनाएं हुई थी। और मेनली ये फोकस करता है आपको जब अरब आए थे सिंध पे और वहाँ पे विजय पाई थी। तो ऐसी बात मैं आपको बता दूं कि अरब के द्वारा बहुत बार अटैक किया गया था सिंध पे, अरबों के द्वारा, लेकिन बहुत बार वो फेलियर हुआ था उनका। लेकिन बाद में जा कर के कासिम के समय में आपको वो जीते थे। तो उसके बारे में आपको अच्छी तरीक़े से इस बुक में जानकारी मिलती है। सेकेंड बुक, जो भी बुक्स है आपको इम्पोर्टेंट बुक्स है। अगला बुक का नाम है तबक़त ए नशीरी, ओके। तबक़त ए नशीरी, ये बुक लिखा गया है मिनहाज उस सिराज के द्वारा। तबक़त ए नशीरी आपको मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है और इसकी रचना 1260 में, 1260 में, ठीक है, 1260 में ये बुक 1260 में आपको रचना पूरी की गई थी। इसके अलावा इसमें इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था ये रॉबर्टी ने किया था। और मेनली ये जो बुक है तबक़त नशीरी, इसका जो इंग्लिश आपको अनुवाद है या फिर उसका जो अनुवाद है वो जो है आपको भारत का इतिहास के रूप से ये बुक आती है, ठीक है, जो कि इंग्लिश में आपको बनाया गया था, अनुवाद किया गया था। तो ये बुक जो है आपको तबक़त ए नशीरी, इसमें आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में मेन जानकारी मिलती है। और मेन जानकारी दिल्ली सल्तनत के भी गुलाम वंश मीन्स स्लेव डायनेस्टी के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिलती है। इसमें आपको फुल्ली उसके बारे में बताया गया है किस तरह से इस्लाम का उदय हुआ, किस तरह से खलीफा जो होते हैं आपको इस्लाम में उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, ईरान के शासन काल में क्या हुआ था, भारत में तुर्कियों लोग का जो शासन था उसका आरंभ कैसे हुआ, गौड़ी के बारे में, उसके अलावा आपको गजनी के बारे में, मंगोल के आक्रमण के बारे में। तो इस बुक में आपको तबक़त ए नशीरी जो बुक है, इस बुक में आपको इन सब के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जो ये बुक लिखा गया था तो ये बुक जो है आपको इसका आलोचना भी हुआ है इस बुक का कि वो कुछ अपने फेवर में किया गया है, जो भी आपको रूलर्स थे उनके फेवर में किया गया है। तो आलोचना होती है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जितने बुक्स थे, ये जितना भी बुक है या फिर ये इतिहास है वो किसी न किसी के अंडर में बनाया गया है। कोई राजा या महाराज के अंडर में बनाया गया है, आपको बादशाहों के अंडर बनाया गया है। तो इसलिए ये बुक थोड़ा सा आपको पक्षपात करता है अपने राजा के प्रति, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट बुक है तारिक ए मोहम्मद, ठीक है। तारिक ए मोहम्मदी जो है वो मोहम्मद बिहामद खानी के द्वारा लिखा गया है, ओके। मोहम्मद बिहामद खानी के द्वारा लिखी गई बुक है। 1438 और 1439 की बुक है ये। और इसमें आपको हज़रत मोहम्मद, जो कि आपको इस्लाम धर्म के प्रवक्ता हैं, जो कि मेन फाउंडर है, हज़रत मोहम्मद, खलीफा के बारे में, गजनवी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में, हिंदी शासकों के बारे में जिस समय में सुल्तान लोग आए उसके बारे में। तो इस बुक से आपको तारिक ए मोहम्मदी बुक से आपको जानकारी मिलती है। अगला बुक का नाम है तारिक ए फ़िरोज़ शाही, ओके। तारिक ए फ़िरोज़ शाही जो है ये एक बहुत फेमस बुक है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। और इससे क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी बार पूछा गया है। तारिक ए फ़िरोज़ शाही बुक जो है ये क्वेश्चंस बहुत बार SSC वगैरह में या फिर UPSC में भी काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तारिक ए फ़िरोज़ शाही किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। और इसमें आपको ये, क्योंकि ये घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फ़िरोज़ शाह तुगलक, ठीक है, तो जो भी आपको तुगलक वंश में है वो इनके समकालीन थे, ठीक है। तो ये जो है आपको इसमें आपको जानकारी मिलती है पूरे तुगलक वंश में। और इससे पहले आपको खिलजी वंश के भी बारे में या फिर स्लेव डायनेस्टी के बारे में भी आपको
जानकारी थोड़ी मोड़ी इसमें मिल जाती है। ये बुक जो है 1369 में पूरी तरह से फिनिश हो गया था और तब ये दिया गया था। और इसमें आपको बर्नी ने जो है जियाउद्दीन बर्नी जो हैं उन्होंने इसमें बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ये बुक लिखा है। और ख़ासकर इस बुक को बहुत ही टॉप क्लास बुक माना जाता है, क्योंकि ये जो है एक दरबारी कवि थे आपको फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में, दरबार के एक हिस्सा थे। ठीक है, तो तारिक फ़िरोज़ शाही जो है वो तुगलक वंश के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी देता है हम लोग को, तारिक फ़िरोज़ शाही। ओके, अगला बुक तारिक उल हिंद। तारिक उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। अरबी और फ़ारसी के सबसे बड़े विद्वान या बहुत बड़े विद्वान अल बरूनी थे, जिन्होंने तारिक उल हिंद किताब की रचना की थी। ये जो है आपको इंडिया में, अल बरूनी इंडिया में रह करके इंडिया के संस्कृत भाषा से या संस्कृत के इससे बहुत प्रभावित थे और उन्हें बहुत सारे संस्कृत बुक का अरबी और फ़ारसी में अनुवाद भी किया है। उसके बुक में आपको अगर जानकारी मिलती है तो भारत की यात्राओं के बारे में, हिंदियों के साहित्य के बारे में, और साथ साथ आपको मेन जानकारी मिलती है इसमें महमूद गजनी के बारे में, क्योंकि वो महमूद गजनी के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। इसलिए हम लोग को महमूद गजनी के बारे में अल बरूनी की बुक से काफ़ी जानकारी मिलती है कि कितना बार उन्होंने अटैक किया है, क्या किया है, तो इसमें काफ़ी जानकारी आपको मिलती है। और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है आपको तारिक उल हिंद का। ओके, सो अगला बुक है हमारा खज़ैन उल फतुह। खज़ैन उल फतुह ये बुक जो है आपको अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अमीर खुसरो जिसे आप जानते हैं, ये आपको खिलजी वंश के समय थे। ओके, खिलजी वंश के समय आपको काफ़ी, और खिलजी वंश में जो थे ये काफ़ी उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है इस बुक से, खज़ाइन उल फतुह बुक से। तो ये जो लेखक थे आपको इसमें मोहम्मद तुगलक के बारे में और जलालुद्दीन खिलजी से लेके मोहम्मद तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है इस बुक में हमें। लेकिन इसमें ये अलाउद्दीन का बहुत पक्ष लिए हैं इन्होंने अलाउद्दीन का बहुत सारा पक्ष लिया है, क्योंकि अलाउद्दीन की बहुत प्रशंसा की है इसमें। कोई भी उसकी त्रुटि जो है, कोई भी उसकी गलती इस बुक में आपको नहीं मिलेगी। मीन्स इसके बारे में आपको किया गया है कि ये छिपाने के काफ़ी इसमें प्रयत्न किया गया है। जितने बुक्स हैं आपको अमीर खुसरो के, उसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी की काफ़ी प्रशंसा की गई है, पक्ष में थे। और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो प्रोफेसर हबीब के द्वारा किया गया है। और अमीर खुसरो भी काफ़ी बड़े विद्वान थे और उन्होंने बहुत सारी बुकों का आपको किया है, बहुत सारे बुक लिखा है उन्होंने। लेकिन ये बुक जो है उनका खज़ैन उल फतुह अमीर खुसरो का, जिसमें आपको जलालुद्दीन खिलजी डायनेस्टी से लेकर तुगलक डायनेस्टी के बारे में आपको अच्छा खासा वर्णन है। ओके, तो जो भी बुक होंगे या फिर और भी जो भी आपको मॉन्यूमेंट्स वगैरह होंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा जब हम लोग हर एक के टॉपिक में आएंगे। हर एक के अलग अलग टॉपिक मेरे पास बना के रखा हूँगा मैं आपके लिए, और आपको वो टॉपिक के बारे में बताऊँगा। ओके, और उसके बारे में आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इतना डिटेल बताऊँगा कि आपको कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि किताब उर रिहला इब्ने बतूता जो हैं वो मोरक्को के मोरक्को के एक यात्री थे। तो उनका किताब उल रिहला। ओके, तो बहुत सारे बुक में आप देखोगे रिहला बुक के बारे में बताया गया है, रिहला, ओनली रिहला, किताब उर रिहला नहीं है या कुतुब उर रिहला नहीं है। तो इसका नाम किताब उर रिहला या फिर कुतुब उर रिहला, ठीक है, ये बुक है। ये इब्ने बतूता जो है 1333 के समय में आपको ऑलमोस्ट आए थे भारत, और उस समय में रूलर थे आपको मोहम्मद बिन तुगलक। वहाँ ऑलमोस्ट 9 साल रहे इंडिया में वो। और तो क्योंकि ये मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे, तो सबसे बेस्ट अगर इंफॉर्मेशन मिलता है मोहम्मद तुगलक के डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के बारे में या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो इस बुक से मिलता है आपको। किताब उर रिहला बुक से आपको बेस्ट जानकारी मिलता है मोहम्मद तुगलक के बारे में। ओके, अगला बुक जो है वो है पृथ्वीराज रासो का, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार आया एग्जाम में पृथ्वीराज रासो के बारे में, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको बताया गया है इस बुक में के बारे में, और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किस तरह से थे वो, सब चीज़ उसके बारे में बताया गया। और ये उनके एक दरबारी कवि जो चंद्रवरदाई हैं उनके द्वारा लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है,
जो काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये पृथ्वीराज चौहान, जो कि हम लोग माना जाता है कि वो लास्ट जो आपको हिंदू शासक जो लड़ाई किए थे वो आपको ठीक है, पृथ्वीराज चौहान थे। ओके। सो अगला बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एन ए अकबरी, जो अबू फजल के द्वारा लिखा गया। ये मुगल पीरियड के बारे में, ये अकबर के बारे में, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अकबर के निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। इसके अलावा एक और बुक है अकबरनामा, जिसमें अब जो भी अबू फजल ने ही लिखा था, जिसमें भी क्या बताया गया आपको अकबर के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है हम लोग को। तो अकबर के बारे में, क्योंकि अबू फजल जो है वो उतना ज़्यादा पक्षपात नहीं किए हैं, तो ये बुक काफ़ी अच्छा है आपको, क्योंकि इसमें कोई पक्षपात नहीं है। इसमें जो एक्चुअल था, जो अकबर के बारे में एक्चुअल है बातें, वो बहुत सारी बातें बताई गई है। ओके। तो और लास्ट बुक जो है आपको तारिक ए मासूमी, मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे और बुक हैं। तो ये तारिक ए मासूमी जो है आपको, ये भी आपको कश्मीर के, गुलबर्गा के, बीदर के जो बहमनी राज आपको थे और विजयनगर एम्पायर थे, उसके बारे में भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं तारिक ए मासूमी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इसे देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, इसमें डाल दूंगा पीडीएफ इस बुक्स के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। होप कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो तुरंत जाकर लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके। सो तो ये तो था आपको फर्स्ट सोर्स। सेकंड सोर्स क्या था हमारा? सेकंड सोर्स है आपको आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स मीन्स पुरातात्विक स्रोत। आपको देखा जाए तो आर्कोलॉजिकल सोर्स होता क्या है, आपको मेनली होता है क्वाइंस और इंस्क्रिप्शंस, जो होता है हमारा मुद्रा एवं अभिलेख, ये हमारा होता है, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में हमारा क्या है, जो कि आपका सिक्के थे, जो सिक्के जो चले, उसके बाद उससे हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलती है कि सिक्के के द्वारा जानकारी ये मिलती है कि उस समय का दर कैसा था, उस समय के सिक्के में किस तरह का मेटल यूज़ होता था, कौन सा मेटल कौन सा राजा यूज़ करते थे, चाहे वो गोल्ड हो सिल्वर हो, किस तरह का यूज़ होता था, कितना वो उसका वजन था, कितना शुद्धता था, सबके बारे में बताया गया है। उसके अलावा सिक्के के अभिलेख भी थे, जिसके अनुसार आपको सुल्तान के धार्मिक एवं व्यक्तिगत प्रवृत्ति के बारे में भी ज्ञान होता है। उसके अलावा आपको मुग़ल एम्पायर, जैसे आप मुग़ल एम्पायर पे ही आएंगे, तो मुग़ल एम्पायर जो है वो भारतीय परंपराओं से काफ़ी प्रभावित था, इसलिए वो जो है आपको काफ़ी उसमें क्या है, आपको विशेषताएं आपको मिलेगी इंडियन कल्चर की। उसके अलावा बहुत सारे और भी आपको अभिलेख हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि अब वो कर्नाटक में है, आपको गुजरात में, गुजरात का एक जगह है ध्रिंगंधू नाम है जगह का, तो वहाँ पे आपको अहमद शाह प्रथम जो है वहाँ के रूलर थे, और वहाँ पे आपको अभिलेख मिलता है जिसमें आपको पता चलता है कि उसके वहाँ के बारे में पता चलता है। उसने मस्जिद भी बनवाई थी बहुत सारी, ठीक है। तो ये आर्कोलॉजिकल कुछ सोर्सेज हैं, अभिलेख हैं, जिसके बारे में हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलती है मेडावल हिस्ट्री में, ठीक है। थर्ड सोर्स हमारा आर्ट और आर्किटेक्चर, कला, ठीक है। कला जो है हमारा, क्योंकि आप जब जानते हो मेडावल हिस्ट्री में आर्ट और आर्किटेक्चर का काफ़ी बड़ा रोल है, आर्ट और आर्किटेक्चर का काफ़ी रोल है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, चाहे वो आपको नक्काशी हो, चाहे वो आपको बिल्डिंग्स बनाना हो, कुछ में भी बहुत ही उम्दा काम किया गया है इस्लामों के द्वारा। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस्लाम आर्किटेक्चर का, इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें आपको आर्क शेप, जो आर्क शेप ऐसा होता है आपको आर्क शेप का, इस तरह का जो बिल्डिंग्स है वो इस्लाम स्ट्रक्चर से आया है आपको। ओके। तो उन्होंने इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा विवरण किया है, चाहे आप कोई भी बिल्डिंग्स देख लो, ताजमहल से लेकर रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, बीबी का मकबरा, देन यू कैन गो टू चार मीनार, बुलंद दरवाज़ा, जो भी है ये सब के सब आपको इस्लाम आर्किटेक्चर के हैं, आपको मेडाइवल पीरियड की ही देन है। तो आर्ट और आर्किटेक्चर से हम लोग को हमारे मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और हर एक आर्ट और आर्किटेक्चर जो है हमारा, जैसे कुतुब मीनार हो गया, सब चीज़ हो गया, जब मैं आपको हर एक पॉइंट पे आऊँगा, जैसे स्लेव डायनेस्टी पे आऊँगा तो उसने क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। आपको एकदम फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी तरह डिटेल में जानकारी मिलेगी। होप करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से, बहुत सारे बुक्स जो मैंने बताया आपको
काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एग्ज़ाम्स में, खास करके यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं ये बुक्स के बारे में। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन था आपको मेडाइवल हिस्ट्री पे। तो होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया हो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक आप आइएगा और ज़रूर देखिएगा टॉपिक को, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइज़ ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, सब के बारे में हम लोग को जानकारी मिलेगी अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए तब तक आप देखते रहिए मेरा वीडियो इसी तरह। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं जानता हूँ कि आप लाइक ज़रूर करोगे, शेयर कर दो, जितना शेयर हो सके उतना शेयर करो आप अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए टू मोटिवेट मी, ओके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।